हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भैया लोग। जीवन का पहला हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया जाने वाला आज का वीडियो है हमारा। तो पहले वीडियो में अगर हिंदी बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया करके माफ़ करना। हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। यानी कि जब आवेशित वस्तु क्या हो, रेस्ट पे हो, रुका हुआ हो, तो वस्तु के आसपास किस तरह का क्षेत्र पैदा होगा, किस तरह के विभवांतर होंगे, है ना। कैसे आकर्षित होगा कोई दूसरा आवेशित वस्तु, या कैसे कोई रिपेल करेगा, यानी कि क्या कहते हैं उसे, बताइए आपको क्या। जैसे मान लीजिए धकेलना हो, कैसे एक वस्तु जो आवेशित पहले से है दूसरे आवेशित वस्तु के उसके आसपास जब रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, एक ऐसा बल लगाएगा जिसकी वजह से दोनों दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण, हैं हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिपल्सन। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बच्चों चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ ऐसे नज़र आएगा, वैद्युत, सॉरी हमने पहले ही बताया था, कृपया करके माफ़ करेंगे। वैद्युत को कैसे लिखेंगे बच्चों, वैद्युत, ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। आपके विषय आपकी किताब में हो सकता है कुछ ऐसे लिखा हो वैद्युत, है ना, लेकिन जनरली हम लोगों ने इसको कैसे बनाया हमें पता है। तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है आपका। ठीक है बच्चों, चैप्टर के विषय में पहले बात कर लें। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, स्टैटिक्स का मतलब होता है विश्राम, यानी कि जब कोई वस्तु रुका हुआ हो, चार्ज वस्तु, आवेशित वस्तु जब रुका हुआ हो तो उसके विषय में पूरी जानकारी हासिल करना। भौतिक विज्ञान में जिस ब्रांच में ये विषय रखा गया उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यह भौतिकी की एक शाखा है जो स्थैतिक यानी कि रुका हुआ आवेश से उत्पन्न होने वाले बलों, क्षेत्रों और क्षमता के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि मान लीजिए सोडियम के बारे में सभी बच्चों को पता होगा, सोडियम आपके पास है, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बच्चों तो इसे बोलेंगे सोडियम पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं इसे आप, है ना। ये प्लस चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश इस पे आ गया है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक आवेश है, इसे आप आवेश बोलेंगे। ठीक है, कैसा आवेश है बच्चों, धनात्मक आवेश है, धनात्मक धनात्मक आवेश है बच्चों, है ना। आवेश कैसा है, धनात्मक है। यहीं पे बच्चों क्लोरीन के बारे में अगर आप बात करें तो क्लोरीन पे मान लीजिए एक ऐसे ऋण चार्ज लग जाए तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक आवेश बोलेंगे। अब ऋणात्मक आवेश लिखना शुरू में थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि हम लोग इसे नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं बच्चों। ऋणात्मक आवेश है, आप समझ जाइए कि ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब एक धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के आसपास कोई और वस्तु ले आएंगे जिस पे कोई और आवेश होगा तो कहीं ना कहीं ये एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करेगा, दूर दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो जब आपके पास आवेशित वस्तु हो, चार्ज, जिसके पास चार्ज हो, आवेश हो, वो अपने आसपास क्या पैदा करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। क्षेत्र कैसा होगा, इलेक्ट्रिक क्षेत्र कहलाएगा, है ना। मान लीजिए जैसे आपके पास सोडियम है, धनात्मक चार्ज है बच्चों, तो ये आसपास एक क्षेत्र पैदा करेगा जिसे आप इलेक्ट्रिक क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, ऐसे ये चारों ओर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे बोलते हैं बच्चों, फील्ड्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक क्षेत्र, लाइन का मतलब रेखा, आप समझ लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे बोलते हैं बच्चों। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे आप A और एक दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लेंगे बच्चों B, तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे एक कोई आवेशित वस्तु A पर और B पर
ए और बी पे किस तरह से विभवांतर पैदा करेगा, किस तरह से इलेक्ट्रिक क्षेत्र पैदा करेगा, और कैसे एक चार्ज अगर रख देंगे, एक आवेशित बॉडी यहाँ पे रख देंगे, एक वस्तु रख देंगे, दूसरा कोई मान लीजिए, है ना, तो कैसे उस वस्तु पर ये फोर्स लगाएगा बच्चों, बल लगाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु आपने रख दिया हाइड्रोजन प्लस, है ना, एक प्रोटॉन रख दिया, इसे हाइड्रोजन प्लस से लिखते हैं। तो बच्चों ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। आपने हाइड्रोजन प्लस को कहाँ रखा है, ए बिंदु पर रखा है। तो बच्चों कैसे ये सोडियम जो कि आवेशित कैसा है, धनात्मक आवेश है, इस पे ये इसको धकेलेगा। और यहीं पे मान लीजिए आपने बी पर अगर ऐसे क्लोरीन नेगेटिव रख दिया बच्चों, जो कि ऋणात्मक चार्ज है, तो कैसे ये सोडियम क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, कितना बल आएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बच्चों आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है, कैसे पैदा किया जाता है ना, क्या तरीका होता है किसी वस्तु पर विद्युत आवेश को जनरेट करने का, प्रोड्यूस करने का, पैदा करने का, वो सारी चीज़ें हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेश के बारे में। आवेश पदार्थ से जुड़ा एक आंतरिक गुण है, इसे बोलते हैं आंतरिक गुण बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी, है ना, छुपा हुआ रहस्य या छुपा हुआ गुण। आवेश पदार्थ से जुड़ा एक आंतरिक गुण है जिसके कारण यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल, है ना। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो अपने आसपास वो क्या क्या पैदा कर सकता है, या तो विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, या तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, या विद्युत बल लगाएगा, या चुंबकीय बल लगाएगा। और ये सारे एक साथ भी होते हैं, सारे एक साथ काम कर सकता है चार्ज या आवेश, ठीक है बच्चों। तो आवेश क्या है, आंतरिक गुण है जिसकी वजह से यह अपने आसपास कैसा प्रभाव पैदा करता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। यानी कि अगर एक चार्ज या आवेशित वस्तु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उस पर एक बल लगेगा जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल। क्लियर है बच्चों। तो वहाँ पे जब पहले से चुंबकीय क्षेत्र था उसमें आपने चार्ज बॉडी को रख दिया, वो चल रहा था या क्या कर रहा था वो बात की बात है। जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, चुंबकीय बल पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में कुछ पता चला कि चार्ज किसी भी वस्तु की आंतरिक गुण है जिसकी वजह से वो अपने आसपास विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल या विद्युत बल पैदा करता है या महसूस करता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि कोई पिंड यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु तब विद्युतकृत या विद्युतीकृत या आवेशित होता है जब वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है। जैसे बात कर लेते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला हमारे पास सोडियम था बच्चों। अब ये जो लाइन कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि सोडियम पे धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज आए तो भैया शर्त क्या है, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले, दुइये कंडीशन में पर चार्ज आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर इसके पास क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की बच्चों तो ये बन जाएगा धनात्मक चार्ज, अगर इसके पास क्षमता है इलेक्ट्रॉन लेने की तो ये बन जाएगा ऋणात्मक चार्ज। क्या बनेगा बच्चों। अब सोडियम के बारे में बात करते हैं। सोडियम का व्यवहार कैसा है, ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है। क्या पसंद करता है बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। निकाल दिया, ये जो ऐसे तीर बना है इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो बच्चों जब अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये समीकरण आप ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, Na++ एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो बच्चों जब इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर एक धन चार्ज आ गया। धन चार्ज कैसे आया है, क्या प्रोसीजर है, छोटा सा विषय है। किसी बच्चे को क्या पता है कि भैया सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है बच्चों, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 11 होता है।
इतना तो बात पता है। एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है बच्चों कि कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना प्रोटॉन है। अगर ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना धन है ना ऋण है, तो पता चल जाएगा यार इसके पास 11 प्रोटॉन था, 11 प्रोटॉन था बच्चों, और 11 ही इलेक्ट्रॉन था। 11 प्रोटॉन को हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, P+ से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को E- से लिखेंगे, E- से, ठीक है। तो इसके पास शुरू में बच्चों कितना चार्ज है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बच्चों, तो इसके पास टोटल, यहाँ 11 था तो इसके पास अभी भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 11 है। लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपना खो दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो इसके पास जो चार्ज आएगा बच्चों, इसके पास चार्ज क्या आएगा, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसके पास चार्ज क्या आएगा बच्चों, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसके पास प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, हो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक में होता है ना। तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा बच्चों, तो प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 है, 11 प्रोटॉन है, यानी कि P+ कितने हैं भैया, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 11 है। कितने प्रोटॉन है बच्चों, 11 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन 1 निकाल दिया है बच्चों, तो पहले 11 थे, 1 निकल गया तो 10 बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों। और ध्यान दीजिएगा, एक विषय है यहाँ पे ध्यान देने वाला बच्चों, जो आवेश होता है प्रोटॉन पे या इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना, O+ E होता है। क्या होता है बच्चों, -E। E बराबर क्या होता है, अभी रट लीजिए, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होगा किस पे बच्चों, अगर E लिखा रहेगा, E का मात्रक, E का मान यही है, ये इसको याद रख लीजिए। तब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आएगा बच्चों, -E हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना आता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। और बच्चों अगर प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन को हमने बोला P+ से हम लिखेंगे, प्रोटॉन पर आवेश अगर आपको पता होना चाहिए, तो प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन पर बच्चों आवेश होता है, इसे लिख देते हैं E। क्या लिखते हैं बच्चों, +E लिख देते हैं, ये आवेश होता है प्रोटॉन पे। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे यार, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है, यानी कि यही वैल्यू, यही मान क्या हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है बच्चों, प्लस धन बोल सकते हैं या प्लस बोल दीजिए, इतना तो प्लस माइनस समझ में आता ही आपको, +1.6 या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है प्रोटॉन पे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब देखेंगे एक आवेश का मान उतना ही होता है, देखिए मान देखेंगे तो +E और -E में ही फर्क, बस एक पे प्लस हो जाता है, दूसरे पे माइनस हो जाता है। आवेश का जो मान है उतना ही है, लेकिन एक धन होता है, एक ऋण होता है बच्चों, बस इतना ही फर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आया यार, देखो टोटल एक पास जो प्रोटॉन था वो 11 था, और एक पास इलेक्ट्रॉन कितना है अभी, 10 है। तो चार्ज इसी वजह से यहाँ पे एक कम हो जाता है ना, तो एफ पर चार्ज कितना है, प्रोटॉन पे चार्जों की संख्या 11 प्रोटॉन पे जो चार्ज आया है बच्चों, इसको ऐसे आप लिखेंगे +11E, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी बचा हुआ है बच्चों, आप लिखेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पे 10 है इलेक्ट्रॉन बचा था, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो आप इसको लिख देंगे बच्चों -10E, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। तो सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो इस पर चार्ज कितना आया ये आपको पता चल जाएगा। कितना चार्ज आया है बच्चों सोडियम प्लस पे, ये बराबर होगा टोटल चार्ज जितना प्रोटॉन पे है धन टोटल चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे है बच्चों। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 11E का है, और इलेक्ट्रॉन कितना बचा था, -10E बचा है बच्चों। तो देखिएगा कितना आया, -10E कर देंगे बच्चों, तो कितना बचा है, +E बचा है। तो इसी वजह से जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है बच्चों, तो इस पे चार्ज कितना आता है, +E का आ जाता है।
और प्लस ई का मतलब आपको पता चल चुका है कि प्लस ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं आप क्लोरीन के विषय में बच्चों बात करें कि क्लोरीन पे सर ये बताओ क्लोरीन के साथ क्या हो रहा था, तो जनरली देखिए मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है बच्चों, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन आप दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरीन पर ऋणात्मक चार्ज आएगा, Cl- हो जाएगा। अब क्लोरीन का एटॉमिक संख्या कितना है बच्चों, 17 है। पहले के पास 17 प्रोटॉन था, 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन और लेने से पहले इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17। कितना प्रोटॉन है, 17। एक इलेक्ट्रॉन और जब जोड़ देंगे इसमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, इसके पास 18 हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पर कितना चार्ज आ गया है, -1 आ गया है। यानी कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि भैया क्लोरीन पे कितना चार्ज आवा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो आप ऐसे बताएंगे, देखिए -E का आया। E की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोरीन पे चार्ज आया है, क्लोरीन पे आवेश आया है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान थोड़ा देंगे बच्चों, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है या देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ पे धनात्मक चार्ज पैदा होता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चों तो धनात्मक चार्ज पैदा होता है। जैसे हमने यहाँ पे सोडियम का उदाहरण दिया है, सोडियम का उदाहरण दिया है। सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो ये बन गया है धनात्मक चार्ज। और वहीं पे क्लोरीन के बारे में बच्चों बात करेंगे तो क्लोरीन ने अपने पास एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ लिया तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो जहाँ जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, यानी कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो प्रोटॉन की तुलना में बच्चों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर किस तरह का आवेश आएगा, नेगेटिव, माइनस, ऋणात्मक चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा बच्चों, ऋणात्मक चार्ज आएगा। ठीक है, किसी ने पूछा यार पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज का मतलब क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे कि भैया जिकरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुई वो ऋणात्मक चार्ज हुई और जिकरे पास इलेक्ट्रॉन कम हुई वो धनात्मक चार्ज हुई। ठीक है, चलिए भैया आवेश के प्रकार देख लेते हैं। अभी हमने बच्चों देखा कि सोडियम पे पॉजिटिव आया है यानी कि प्लस आया है यानी कि धन आया है, और क्लोरीन पे ऋण आया है। तो जनरली बच्चों चार्ज कितने तरह के होते हैं, आवेश कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, अभी हमने ये पूरा बता दिया, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण यानी कि प्रोटॉनों की तुलना में जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वो धनात्मक आवेश बनेगा। ऋणात्मक आवेश कौन बनता है बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन की कमी के मतलब प्रोटॉन की कमी किसके तुलना में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तुलना में होनी चाहिए। तो क्या कैसा आवेश बनेगा बच्चों, ऋणात्मक आवेश बनेगा। यानी कि जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा न हो या कम हो प्रोटॉन, क्या बनेगा, वो ऋणात्मक चार्ज बनेगा। जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हुई इलेक्ट्रॉन की तुलना में वो कैसा चार्ज बनेगा बच्चों, ऋणात्मक चार्ज बनेगा। ठीक है, चला आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं भैया। आवेश की इकाई यानी कि चार्ज का यूनिट क्या है, इकाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट बोलते हैं। चार्ज की कौन कौन सी यूनिट है या कौन कौन सी आवेश की इकाइयां हैं, इस पे जरा हम प्रकाश डालेंगे बच्चों। चार्ज का जो एसआई यूनिट है या आवेश की जो एसआई इकाई है बच्चों वो है कूलाम। क्या है बच्चों, कूलाम। उसको कैपिटल सी से लिख देते हैं, सी फॉर कैट, है ना। और सीजीएस यूनिट बच्चों क्या है, इसे बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट कूलाम। सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलाम है मेरे भाई। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं ईएसयू। ईएसयू का मतलब क्या होता है जरा देखो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ईएसयू ऑफ चार्ज या यही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैंकलिन बोल देते हैं। ईएसयू ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट क्या क्या होता है, सीजीएस जरा सुनिएगा ध्यान से। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, है ना बच्चों। जी मतलब ग्राम,
और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो ऐसा यूनिट सिस्टम, ऐसा इकाई का सिस्टम जमन लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापें और मास को, द्रव्यमान को हम ग्राम में नापें और समय को बच्चों सेकंड में नापें, तो उसे बोल देते हैं सीजीएस इकाई का सिस्टम। सिस्टम को क्या बोलेंगे, कुछ आप हिंदी इतना जान लीजिएगा, है ना। और एक कुछ और होता है सीजीएस में, ईएमयू भी होता है। जैसे हमने ईएसयू का मतलब बताया है बच्चों आपको, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एस का मतलब होता है स्टैटिक, यू का मतलब होता है यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। ईएसयू का फुल फॉर्म होगा, आप चार्ज या इसी को फ्रैंकलिन बोलते हैं। और सीजीएस का एक और यूनिट होता है बच्चों ईएमयू, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। आप चार्ज या इसी को बच्चों बोला जाता है एब्सोल्यूट कूलाम। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम। किसी ने आपसे पूछा बच्चों, अगर आपसे किसी ने पूछा कि सीजीएस मात्रक बताओ चार्ज का या आवेश का, तो आप क्या कहेंगे, ईएसयू कहेंगे या फ्रैंकलिन बोल देंगे, या इसी को बोल देंगे बच्चों एब्सोल्यूट या स्टैटिक कूलाम। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कूलाम या स्टैटिक कूलाम। स्टैट कूलाम, स्टैटिक नहीं होता बच्चों, स्टैट कूलाम होता है, ठीक है। स्टैट कूलाम या एब्सोल्यूट कूलाम। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है मेरे भाई, फैराडे होता है। व्यवहारिक इकाई, उसको आप लोग अपनी किताबों में व्यवहारिक इकाई पढ़ते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। ये इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कंपनीज में जहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह बनाए जाएंगे या जहाँ पे कंडक्टर कैपेसिटर वगैरह बनाए जाएंगे, धारिका वगैरह, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ में जो चार्ज का यूनिट बच्चों यूज किया जाता है वो फैराडे यूज किया जाता है। और एक फैराडे के बारे में बात करेंगे, एक कूलाम बराबर कितना स्टैट कूलाम होता है। स्टैट कूलाम का मतलब सीजीएस यूनिट है बच्चों। 1 कूलाम बराबर बच्चों क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। एब्सोल्यूट कूलाम में क्या लिखेंगे बच्चों, 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम। अब ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम के बराबर है। एक कूलाम किसके बराबर है बच्चों, 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम के, या एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। और वहीं पे फैराडे के बारे में बात करें बच्चों, एक फैराडे बराबर, ये सबसे बड़ा इकाई होता है चार्ज का या आवेश का। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है बच्चों, इसको बस रट लीजिए। एक कूलाम बराबर 96,500, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। अब यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको जरा ध्यान रख दीजिएगा। किसी ने आपसे अगर पूछ लिया कि आवेश के सबसे छोटा इकाई बताइए, आवेश का सबसे छोटा इकाई बताइए, तो आपके मुंह पे या आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा इकाई क्या होता है बच्चों, फ्रैंकलिन, या इसी को आप बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल देते हैं बच्चों। कहाँ ऐसा बोला गया है, एक फ्रैंकलिन या एक ईएसयू बराबर 1 ईएसयू बराबर क्या होता है बच्चों, 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है ना। इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई बोला गया है। 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁹, ये 9 पावर है। आप इसको ये मत समझ लिए हम 9 से गुणा कर दिए हैं, ये 9 है मेरे भाई, ठीक है, ये 9 है, 9 यहाँ पे लिखा गया है। 1/3 × 10⁹ कूलाम है बच्चों, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, फैराडे है। सबसे बड़ी इकाई चार्ज की क्या है, फैराडे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है बच्चों। कितना कूलाम, 96,500 कूलाम होता है दोस्त। एक डायमेंशनल फार्मूला अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों आयामी सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का क्या होता है, देखिए आप करंट के बारे में जानते होंगे, क्लास 10th में, कक्षा 10 में पढ़े होंगे। करंट बराबर बच्चों होता है चार्ज अपान समय। और आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कक्षा 11 में पढ़ा होगा, है ना भैया। करंट जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, समय भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो बच्चों ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो चार्ज बराबर क्या आ जाएगा, करंट गुणे टाइम, समय आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से चार्ज का जो आयामी सूत्र बताया गया है, करंट का क्या होता है बच्चों, ए होता है, ए मतलब एम्पियर वाला ए, और
टाइम का मतलब कैपिटल टी बच्चों, तो आयामी सूत्र इसका क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, या इसको आप लिखेंगे कैसे, M0 L0 T1 A1। इसको याद रखिएगा, इस पे बोर्ड में ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये सब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ सकते हैं, जब आपका वाइवा वगैरह होगा, प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो जो मास्टर आएंगे आपसे वाइवा वगैरह पूछेंगे, आपका मतलब जो प्रैक्टिकल में पूछते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, तो आप याद रखेंगे, अभी से बन जाएगा आपका काम। चलिए बच्चों, आवेश के कुछ विशिष्ट गुण हैं, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आवेश एक अदिश राशि है बच्चों। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आप जानते होंगे। अदिश राशि का मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मानक होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मान होता है। और सदिश राशि बच्चों होता है जिसके पास दिशा भी हो और मान भी हो। जैसे 2 न्यूटन, अब 2 न्यूटन किस दिशा में लगाया, मान लीजिए पूरब दिशा में लगाए हैं। 2 न्यूटन आपने बच्चों मान लीजिए पूरब दिशा में लगाया है, 2 न्यूटन पूरब दिशा में, पूरब दिशा में आपने लगाया है मान लीजिए, है ना। तो 2 न्यूटन पूरब दिशा में बच्चों एक बल आपने लगा दिया है, एक बल है जो कि 2 न्यूटन मान है उसका और पूरब दिशा में लगा हुआ है। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है 2 न्यूटन, ये आपका मान है, मैग्नीट्यूड उसे हिंदी में बोलते हैं। इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड। अंग्रेजी में इसी को मैग्नीट्यूड बोल दिया जाता है, ठीक है ना। जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे संख्या हो, और आगे इकाई लिखा होता है। तो दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड, और आप हिंदी देख लीजिएगा, इसका मान हमारे हिसाब से हम बोल रहे हैं कि इसका मतलब मान होता है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा हिंदी में क्या होता है, ठीक है। तो 2 न्यूटन को अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चों, और ये जो पूरब दिशा इसे हम डायरेक्शन बोल देते हैं, यानी कि दिशा का मतलब डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो ये आपका डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कौने दिशा में फोर्स या बल लगाए हैं आप। तो बल कैसा है बच्चों, एक सदिश राशि है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि मान भी है, और दिशा डायरेक्शन भी है। और वहीं पे कोई बात करे बच्चों करंट का, या मान लीजिए आपके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान मान लीजिए 10 किलो का आपके पास द्रव्यमान है, तो आप क्या कहेंगे, हमारे पास 10 किलो का द्रव्यमान बा उत्तर दिशा में बा, ऐसा बोलते हैं क्या कभी आप, हैं। आपके पास मान लीजिए 2 किलो आलू हो तो क्या बोलते हैं, अच्छा मान लीजिए आप दुकान पे गए, दुकान पे खरीदने गए कि भैया हमको आलू दे दो, तो क्या बोलते हैं, भैया 2 किलो आलू दियो उत्तर दिशा में, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं ना। तो कहते हैं भैया 2 किलो आलू दे दीजिए, सिंपल बोल देते हैं, वो समझ जाता है कि आप ही को देना है ना। या मान लीजिए दूध कोई देने आया है, मान लीजिए सुबह सुबह ग्वाला आया जो दूध बेचता है, आपके घर पे आया, आपने कह दिया कि भैया 5 किलो दूध दिया तो नहीं दक्षिण दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलते ना, आप सीधे बोलते हैं भैया 5 लीटर या 5 किलो दूध दे दीजिए। तो बच्चों कुछ ऐसी फिजिक्स में, कुछ ऐसे भौतिकी में, भौतिक विज्ञान में कुछ ऐसे फिजिकल को क्या बोलेंगे भाई, कुछ ऐसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं इसमें जिनको आपको दिशा बताने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार था, तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया तुम्हार शरीर का टेम्परेचर 50 डिग्री बा उत्तर दिशा में, ऐसा नहीं बोलता ना, कहता है आपके बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है बस, और उसी के हिसाब से आपको दवाई दे देता है, या जो भी है 50 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, क्या है वो तो डॉक्टर बताएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी फिजिक्स में बातें होती हैं, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में पूरी बात होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों जिसमें दिशा जरूर बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका एक मित्र आया, आपके घर से 4 किलोमीटर पूरब दिशा में था, और उस बच्चे ने या आपके मित्र ने फ़ोन लगाया आपको, राहुल, हाँ भैया हम आ गए हैं आपके घर पे, लेकिन आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनको पता नहीं है कौन दिशा में वो है। तो 4 किलोमीटर साइकिल उठा के आप ढूंढा करो उसको, 4 किलोमीटर फिर साइकिल उठा के ढूंढा करो, फिर वो मिलवे नहीं करेगा। तो यहाँ पे दिशा बताना जरूरी था। ऐसे बोलता है कि राहुल हम तुम्हारे घर से 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हैं, तो आप दक्षिण दिशा में जाते अपने घर से, तो हो सकता है वो मिल जाए आपको। लेकिन उसने आधा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि राहुल हम 4 किलोमीटर दूर हैं, तुम्हारे घर से आ जाओ,
तो ढूंढते रहो, फिर उसको मिलवे नहीं करेगा। 4 किलोमीटर का मतलब भाई 4 तो कोनों और हो सकता है, कोनों कोने में हो सकता है ना, कहाँ है पता ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे दिशा बताना जरूरी होता है। तो ऐसे बच्चों जो आवेश होता है ये अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा उषा नहीं होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। और देखिएगा समान बिंदु पे समान बिंदु आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान बिंदु आवेश का मतलब मान लीजिए 2 ठो धनात्मक या 2 ठो ऋणात्मक चार्ज हों, आवेश हों, 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक आवेश हों, आपस में हमेशा उनके बीच में पटरी नहीं खाएगा, हमेशा एक दूसरे को धकेलते रहेंगे, उसे बोलते प्रतिकर्षित करना, है ना। प्रतिकर्षित करते रहते हैं यानी कि रिपेल करते रहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे रिपल्सन, धकेलते रहते हैं। ठीक है बच्चों। जबकि विपरीत बिंदु यानी कि एक ठो धन हो एक ठो ऋण हो, जबकि विपरीत बिंदु बच्चों क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था, धनात्मक था, और क्लोरीन पे बच्चों ऋणात्मक चार्ज था या ऋणात्मक आवेश था, इनके बीच में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा, है ना। ये हटा दें थोड़ा, इनके बीच में क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा इनके बीच में, क्योंकि इनका जो नेचर है वो अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत चार्ज हैं एक दूसरे पे। ठीक है बच्चों। तो एक को हम बोलेंगे कि भैया पॉजिटिव वाला और दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव वाला, यानी कि एक धन था दूसरा ऋण था। ठीक है बच्चों। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, उससे बोलेंगे आकर्षित करेंगे ये दूसरे को, आकर्षित, आकर्षित करेंगे बच्चों। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलता कि मान लीजिए जो सोडियम के 2 आयंस थे, सोडियम प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित, ये एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे या रिपेल करेंगे, इसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में इसे बोल सकते हैं रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा इनके बीच में, है ना, रिपेल करेंगे। और हिंदी में इसे बोलेंगे आप प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिपेल करना, धकेलना, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षित करना, यानी कि आकर्षण के जस्ट उल्टा। या आपके पास क्लोरीन के 2 नेगेटिव या ऋणात्मक चार्ज हैं, मान लीजिए क्लोरीन के, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब समान व्यवहार के होंगे, जैसे पॉजिटिव होंगे या धनात्मक होंगे, तो रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, या ऋणात्मक एक दूसरे को धकेलेंगे, लेकिन वहीं पे धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। ये विषय जानकारी का था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। बच्चों ये ट्रांसफरेबल का मतलब होता है स्थानांतरित होना, यानी कि एक वस्तु पे हस्तांतरित बोल दीजिए या इसको स्थानांतरित बोल दीजिए, जो आपको बोलना है बोल दीजिए, है ना। बच्चों एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जनरली एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जब जाता है, मान लीजिए जैसे हमने बात करा था, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं जी, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान बोलते हैं बच्चों। NaCl आपने पढ़ा होगा बच्चों कि यहाँ से जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम पे आ जाता है धन चार्ज और क्लोरीन पे बच्चों आ जाता है ऋण चार्ज, है ना। यानी कि एक हो जाता है धनात्मक, दूसरा हो जाता है ऋणात्मक। यानी कि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है बच्चों, सॉरी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है मेरे भाई, सोडियम ने यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफ़र कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया है, सोडियम से क्लोरीन पे स्थानांतरण हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, तो सोडियम बच्चों यहाँ पे क्या बन जाता है, धनात्मक, और क्लोरीन बन जाता है ऋणात्मक चार्ज। ठीक है बच्चों। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। कैसे होगा, हमने प्यारा सा एक एग्जाम्पल उदाहरण आपको दे दिया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यदि एक चार्ज किए गए ऑब्जेक्ट को, यानी कि आपके पास एक वस्तु है जिसको आपने चार्ज कर दिया है, आवेशित कर दिया है,
और उस आवेशित वस्तु को जब दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में ले जाएंगे, संपर्क में ले जाएंगे, तो जो पहले से आवेशित वस्तु है उसकी वजह से सामने वाले वस्तु में क्या आने लगेगा बच्चों, चार्ज पैदा होने लगेगा। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि आवेशित करने, कितने तरह से किसी वस्तु को आप आवेशित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग उसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास पहले से एक वस्तु आवेशित था, उसको एक अनावेशित का मतलब नॉन चार्ज, मतलब अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले जाएंगे जिसके पास पहले कोई आवेश नहीं था। तो जिसके पास बच्चों कोई आवेश नहीं होता है उसको आप आवेशित कर सकते हैं जब उसके कांटेक्ट में, उसके संपर्क में एक चार्ज बॉडी यानी कि एक आवेशित वस्तु लेके चले जाइए, ठीक है ना। इस मेथड को जनरली हम बोल देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड अंग्रेजी में बोलते हैं। आप अगर अंग्रेजी और हिंदी, मतलब आप अगर हिंदी वाली बुक लिए होंगे, जैसे मैं मान लूँ नूतन प्रकाशन का बुक मान लीजिए पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आवेशित कितने तरीके से किया जाता है किसी भी वस्तु को, उसमें लिखा होगा एक मेथड ऑफ चार्जिंग, अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिखा होगा, देखिएगा, है ना। तो कितने तरीके से आप वस्तु को आवेशित करते हैं, जनरली 3 तरह से बच्चों। एक क्या होता है, घर्षण मेथड होता है। मान लीजिए ऐसे रगड़ दीजिए, जैसे पुराने ज़माने में रगड़ते थे। जैसे आपने ठंडकों में देखा होगा बच्चों, कभी कभी आप स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, निकालते हैं, नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, है ना, वो आपके बदन में चिपकते हुए नजर आते हैं, आपके रोए खड़े हो जाते हैं जब वो आप निकलते हैं, है ना। या मान लीजिए ठंडकों में जब आप अपने कंघी से अपने बाल को झाड़ते हैं तो आपके बाल आकर्षित होते हैं कंघी की तरफ, है ना। तो ये जो तरीका होता है चार्जिंग का या आवेशित होने का बच्चों, इसे बोलते हैं घर्षण मेथड, है ना। यानी कि आवेशित, घर्षण तरीके से कैसे कोई वस्तु को आप आवेशित कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर हम लोग देखेंगे, इसका तरीका हम लोग देखेंगे बच्चों जब मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ वही कहानी लिखा गया है कि यदि एक चार्ज किए गए वस्तु या ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में रखा जाता है तो चार्ज को दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। वही सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो चार्ज बच्चों ट्रांसफरेबल है, आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आप भेज सकते हैं, भेजा जाता है। चलिए आगे वाला कुछ गुण देख लेते हैं। आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा हुआ होता है बच्चों। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपके पास सोडियम नहीं होता तो क्या सोडियम प्लस आप बना लेते? सोचिए जरा, आपके पास सोडियम ही ना हो और कोई कहे कि यार सोडियम पे धनात्मक चार्ज पैदा करके दिखाओ, तो आप सीधे कहेंगे कि भैया पहले हमें सोडियम दो, हम एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो कर, तो अपने आप चार्ज हो जाए, होगा कि नहीं होगा। अब कहें कोई चार्ज हुए, हमारे पास सोडियम एटम हुए नहीं है, तो कह दो चार्ज करो, तो चार्ज कहाँ करोगे भैया आप? तो चार्ज करने के लिए सोडियम को तो पहले सोडियम एटम होना चाहिए ना, सोडियम के कण होने चाहिए आपके पास, सोडियम बॉडी होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए जो सोडियम का बनाओ, तभी तो आप चार्ज कर पाओगे। अरे हाँ कि ना, आपके पास कंघी हो बे न करे और कहो हम बाल झाड़ ली और कंघी हमारा खींचे बाल को, तो ऐसा कहीं होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, आवेश द्रव्यमान के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर लकड़ी आपके पास है, देखिए लकड़ी आपके पास है तो आवेशित नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर कुछ और है, वो चालक नहीं है, कुचालक है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडक्टर। चालक को अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर। जो आसानी से चार्ज हो जाए, जकरे पास आसानी से आवेश आ जाए, ओके आप बोल देंगे का चालक। और जकरे पास आवेश जल्दी न आवे, या कितना कोशिश कर लो, सर से लेके पाँव तक रगड़ लो, लेकिन जकरे पास आवेश न आवे, ओके का बोला जाए? कुचालक। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, बॉटल हो गया, है ना, कपड़ा हो गया, है ना, कपड़ा हो गया, जनरली कपड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। हालांकि द्रव्यमान आवेश के बिना मौजूद रह सकता है, जैसा कि मैंने बताया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, लेकिन सोडियम के बिना, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आप नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे वाली बात बच्चों समझते हैं। आवेश वास्तविक रूप से अपरिवर्तनीय है। ये बड़ा मजेदार बात होता है दोस्त। मान लीजिए आपके पास सोडियम था, उस पर आपने एक चार्ज देखा था कि सोडियम प्लस होता है, तो ये लाइन जो बताना चाह रहा है बच्चों कि आवेश वास्तविक रूप से अपरिवर्तनीय है,
यानी कि अगर आप सोडियम को एक प्लेन में रख दीजिए और प्लेन बहुत तेजी से मूव करने लगे, बहुत तेजी से चलने लगे, या स्पेस शटल में रख दीजिए, एक रॉकेट में रख देंगे बच्चों, अगर सोडियम पे प्लस चार्ज है, एक चार्ज है, सोडियम प्लस है, उसको आप रॉकेट में रख देंगे और बहुत तेजी से रॉकेट जाता है, आपको पता ही है। तो किसी ने पूछा अब बताओ सोडियम पे कितना चार्ज हो गया, क्या सोडियम पे शून्य चार्ज हो गया, शून्य आवेश है, या सोडियम पे आवेश बढ़ गया? तो आपका सवाल, सामने वाले का जो सवाल है उसका जवाब क्या होना चाहिए कि भैया आवेश को समय के हिसाब से आप बदल नहीं सकते, आवेश को समय के हिसाब से आप बदल नहीं सकते। अगर मान लीजिए कोनो बॉडी पे 10 कूलाम का चार्ज था और उस बॉडी को, उस वस्तु को आपने रॉकेट में रख दिया, तो 1 घंटे बाद अगर किसी ने पूछा अब बताओ भैया कितना चार्ज वापर हुई, तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं भैया अब तो काहे कि रॉकेट में रखा गया है तो चार्ज बढ़ जाएगा या चार्ज घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। 10 कूलाम का चार्ज था तो 10 कूलाम का आवेश रहेगा, 10 कूलाम का आवेश था तो 10 कूलाम का आवेश रहेगा, आवेश बदलता नहीं है समय के हिसाब से, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। यानी कि चार्ज इज इनवेरिएंट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनवेरिएंट, जो समय के हिसाब से बदले ना उसे अंग्रेजी में बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अपरिवर्तनीय का मतलब होता है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, यानी कि चार्ज को समय के हिसाब से आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जबकि द्रव्यमान परिवर्तनशील है। आवेश संदर्भ के फ्रेम से, संदर्भ फ्रेम इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंग्रेजी में, आवेश संदर्भ के फ्रेम से स्वतंत्र है, अर्थात किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर आवेश उसकी गति चाहे जो भी हो नहीं बदलता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है बच्चों। आइंस्टाइन का एक समीकरण है, शायद आपने सुना होगा, E बराबर mc² होता है बच्चों, E बराबर mc² है। आइंस्टीन ने कहा, ये आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन ने कहा कि अगर किसी वस्तु को आप लाइट की रफ्तार से फेंक देंगे बच्चों, तो उसका जो मास है वो बदल जाएगा, किसमें? एनर्जी में बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। ये आइंस्टीन का समीकरण है। तो आइंस्टीन के ही समीकरण से एक रिश्ता निकाला गया कि अगर किसी वस्तु को आप स्पीड ऑफ लाइट से फेंक देते हैं या लाइट के रफ्तार से फेंक देते हैं, चाल कितना दे दीजिए, प्रकाश की चाल से फेंक दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब हो गया प्रकाश की चाल, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही बच्चों m बराबर m0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² बाई c² होता है। v क्या है बच्चों? किसी भी पदार्थ का, किसी भी कण का चाल है ना, और c क्या है बच्चों? प्रकाश का चाल है, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको पता होगा 3 × 10⁸ होता है। c बराबर बच्चों आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये आप पढ़े होंगे। तो ये बच्चों ये एक रिश्ता होता है। ये m0 क्या बताता है बच्चों? रेस्ट मास, यानी कि जब कोई वस्तु रुका होता है तो उसका भार कितना है, द्रव्यमान कितना है, उसे बोलते हैं बच्चों रेस्ट मास, है ना। रेस्ट मास का मतलब रुका हुआ द्रव्यमान। तो किसी समय पे वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बच्चों m0 मतलब रेस्ट मास डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² बाई c² बच्चों इसे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे v बढ़ाएंगे बच्चों, अगर v बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि अगर v इंक्रीज करा जाए, बढ़ाया जाए, तो v² भी बढ़ेगा। भैया v अगर यहाँ बढ़ाओगे, है v का मान बढ़ाओगे, मान लो 10 मीटर से, मान लो कि पहले 10 था, फिर 20 कर दोगे, तो 10 का स्क्वायर करोगे और 20 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। तो 100 बढ़ा कि 400, आप क्या कहेंगे? 400 बड़ा है। तो बच्चों अगर v की वैल्यू बदलेंगे, v का मान बदलेंगे, तो v² का भी मान बदलेगा। तो v का मान मान लीजिए आप बढ़ा रहे हैं बच्चों, तो v² का भी मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि v² बाई c² की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर v² बाई c² की बच्चों वैल्यू बढ़ेगी, देखिएगा ध्यान से, v² बाई c² की बच्चों वैल्यू बढ़ेगी, तो धीरे धीरे मान लीजिए ये v बराबर c आपने कर दिया। किसको कर दिया बच्चों? हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल या किसी भी पदार्थ, किसी भी कण का जो चाल है उसको आप प्रकाश की चाल के बराबर कर देंगे, तो c² v बराबर c हो जाएगा। c² बाई c² कितना हो जाएगा बच्चों? 1 होगा, 1 आएगा, और ये 1 माइनस 1 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या को बच्चों अगर 0 से आप विभाजित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं,
बहुत ज़्यादा आप पढ़ते लिखते नहीं हैं या पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है या क्या किया जाता है वो आपको पता है, ठीक है। तो बच्चों अगर किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को आप शून्य से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है, जो उत्तर आएगा बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक x संख्या है, मान लीजिए एक x संख्या है बच्चों, जब इसको आप शून्य से विभाजित करते हैं तो इसका जो आंसर आता है इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। क्या आता है बच्चों? अनंत आता है। तो ऐसे ही अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा बहुत मज़ेदार बात है, आइंस्टाइन का नाम ऐसे नहीं फेमस है, कुछ तो बात है उनमें, कुछ तो बात उन्होंने ऐसी बताई थी जो दुनिया को जब तक वो जिंदा थे तब तक समझ में नहीं आया था। जब बेचारे मर गए, जब लोग थोड़े बुद्धिमान हुए तब जाके समझ में, ओहो आइंस्टाइन बाबा इतना बड़ा बात बताए गए रहें, ठीक है। तो बच्चों जब किसी भी वस्तु का रफ्तार यानी कि चाल प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा व्यक्ति, इतना भारी मास हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बहुत कारगर, मतलब बहुत मज़ेदार है। जिसको साइंटिस्ट वगैरह बनना होता है या हायर स्टडी करना होता है वो इन सारी चीज़ों पे बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में ये सब चीज़ें, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसे बोलते हैं, सापेक्ष जो नियम है, सापेक्षिक नियम, या उसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्ष, है ना। सापेक्ष के नियम वगैरह जब पढ़ते हैं सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो मज़ा आता है खूब। तो ये सारी कहानी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसे डायनामिक मास बोलते हैं, यानी कि किसी समय पर किसी वस्तु का मास, किसी टाइम टी पर किसी वस्तु का मास क्या होता है, इसे बोलते हैं डायनामिक द्रव्यमान। हम अगर अंग्रेजी हमने बोल दिया आधा हिंदी मिला के तो आप समझ लीजिएगा। चार्ज योगात्मक है बच्चों। योगात्मक का मतलब चार्ज, जैसे मान लो कि वो वस्तु है, आपके पास 2-3 लड़के हैं आपके क्लास में, मान लीजिए 3 लड़के हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। तो ए के लिए अगर 10 कूलाम का चार्ज है, बी के पास -5 कूलाम चार्ज है और सी के पास 15 कूलाम का चार्ज है। फिर से सुनो, 3 लड़के हैं जिसका नाम ए बी सी हमने रख दिया। ए के पास अगर 10 कूलाम का चार्ज है और बी के पास बच्चों -5 कूलाम का चार्ज है और सी के पास बच्चों 15 कूलाम का चार्ज है। केहू अगर पूछ ली इसमें बताओ तीनों लड़कवन के मिलाई कितना टोटल चार्ज होगा हो, ये तीनों लड़कवन के मिलाई के टोटल कितना चार्ज होगा, तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे यार पहले वाले के लिए 10 था, ए के पास 10 कूलाम था। अच्छा, ए के पास बच्चों 10 कूलाम चार्ज था और बी के पास बच्चों कितना था, -5 कूलाम था, और सी वाले के पास कितना है, 15 कूलाम है बच्चों। हमने पूछा कि टोटल चार्ज कितना होगा, यानी कि तीनों के लिए मिलाए कितना चार्ज हुई, तो आप क्या लिखेंगे? कहेंगे भैया चार्ज ए पे कितना चार्ज है ए के पास, फिर चार्ज बी के पास कितना है, फिर चार्ज सी के पास कितना है, तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। तो 10 कूलाम -5 कूलाम प्लस 15 कूलाम, देखो 10 और 15 हो जाएगा बच्चों 25, और 5 ओमन से घट जाएगा। तो टोटल चार्ज तीनों बच्चों के मिलाए कितना आया? टोटल चार्ज बच्चों कितना आया है, ए प्लस बी प्लस सी करना है, यानी कि 10 कूलाम -5 कूलाम प्लस 15 कूलाम, बच्चों कितना हुआ, 20 कूलाम आ गया है। क्या कूलाम आया बेटा? 20 कूलाम आया है, ठीक है। यानी कि ए बी सी तीनों बच्चों के पास जो टोटल चार्ज है बच्चों, उसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। टोटल यानी कि टोटल का मतलब संपूर्ण जो आवेश है, हमने क्या किया बच्चों, सबको जोड़ दिया, तो पता चला यार 20 कूलाम का टोटल चार्ज आया। यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि भैया चार्ज जो होता है या आवेश जो होता है योगात्मक होता है, यानी कि चार्ज को सिंपली आप जोड़ देते हैं, ठीक है ना। समय मतलब साइन के साथ, जो भी साइन होता है प्लस हो या माइनस हो उसके साथ। यदि किसी सिस्टम पर n चार्ज है, Q1 Q2 -Q3 S1 Qn ऐसे वैसे पढ़ते हैं, तो सिस्टम का कुल चार्ज उनके या उन्हें बीजगणितीय रूप से, यानी कि उनके संबंधित संकेतों के साथ, बीजगणितीय रूप का मतलब हो गया भैया धन हो या ऋण हो। जैसे हमने एक उदाहरण दे दिया आपको ABC वाला, ऐसे ध्यान में रखिएगा, सबको जोड़ देंगे आप, है ना। बीजगणितीय रूप से जोड़ने का मतलब हो गया समय साइन के साथ सबको जोड़ देना है, प्लस और माइनस के साथ, तो टोटल कितना चार्ज है आपको मिल जाएगा। तो चार्ज बच्चों योगात्मक होता है। मुझे लगता है ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। आवेश संरक्षित होता है बच्चों, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
यानी कि सोचो जरा, जब दुनिया का निर्माण हुआ था, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। जब बच्चों दुनिया का निर्माण हुआ था तो जितना कण थे वो एकदम निश्चित कण थे, उससे ज़्यादा ना कण हैं अभी और ना पहले थे और ना ही आने वाले समय में कभी होंगे बच्चों। तो जितना कण थे वो पहले वो फिक्स हैं, उनकी संख्याएं एकदम क्या हैं, निश्चित हैं, यानी कि फिक्स हैं। अब जब कणों की संख्याएं निश्चित हैं, ब्रह्मांड के जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई बच्चों, तो टोटल कणों की संख्या क्या है, फिक्स है। तो जब टोटल कणों की संख्या बच्चों फिक्स है, यानी कि टोटल एटम की संख्या फिक्स है, कण उसी को बोलते हैं शायद, है ना, अणु या कण जो भी आपको बताओ, ठीक है। टोटल एटम की संख्या बच्चों अगर फिक्स है तो एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास कोनो चार्ज नहीं होता, ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो ऐसे ही बच्चों, क्योंकि पूरे कण की, पूरे पार्टिकल की, पूरे अणु की संख्या फिक्स है, निश्चित है, तो ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भी पूरे यूनिवर्स में फिक्स है। अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूरे ब्रह्मांड में निश्चित है, फिक्स है, तो आप ना तो नया कहीं से इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भैया टोटल आवेश जो है पूरे ब्रह्मांड में वो क्या है, निश्चित है, फिक्स है। क्लियर है ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अंग्रेजी का स्टेटमेंट जरा सुनो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ओनली। यानी कि आप चार्ज को या आवेश को ना ही बना सकते हैं, ना ही आवेश को खत्म कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रहेगा आपको, गुड। किसी पृथक प्रणाली, पृथक का मतलब होता है बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। किसी पृथक प्रणाली का कुल आवेश सदैव स्थिर रहता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए आवेश का संरक्षण सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं में अच्छा होता है। प्रतिक्रियाओं का मतलब आवेश का संरक्षण, अगर जान रहे हो जैसे केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान में जो भी रिएक्शन हो रहा है, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर लग रहा है यार ये कैसे हो रहा है, तो आपके पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देना है, आवेश के संरक्षण के नियम लगा देने हैं, तो आपका समीकरण कभी गलत नहीं होगा। एकदम बेसिक, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है कि आप गलत हो जाओगे, आपको बस लगाने आना चाहिए नियम। एक भी समीकरण गलत नहीं होगा अगर आवेश के संरक्षण के नियम आपको पता है बच्चों। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि रिएक्टेंट साइड में होगा, हमेशा बराबर होगा। जो भी उत्पाद बनेगा उसे प्रोडक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जो रिएक्टेंट साइड में होगी वो बराबर होगी हमेशा हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या प्रोडक्ट साइड में उत्पाद के समय, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आप समीकरण लिखते हैं। जैसे कि बात किया जाता है आयनाइजेशन, मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जैसे हमने पीछे लिखा था Na, इन्होंने क्या दिया Na प्लस E दे दिया। अब थोड़ा सोचिएगा जरा बच्चों, इस पे क्या था, चार्ज पहले 0 था, अब यहाँ एक तो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे एक तो निगेटिव आया, दोनों को जोड़ दो जरा। हमने पीछे पढ़ा था कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, यहाँ पे प्लस E आया है, और यहाँ तो माइनस E निकल ही रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अभी भी कट के क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। यानी कि पहले भी सोडियम पे टोटल चार्ज 0 था, लेफ्ट हैंड साइड भी। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको आप उत्पाद बोलते हैं, अंग्रेजी में बोल देते हैं जनरली इसको प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट साइड में आपके पास एटम है, या रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, उतना होगा किसके बराबर, हमेशा प्रोडक्ट साइड में जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये हमेशा होगा। इसे बोलते हैं संरक्षण ऑफ आवेश या आवेश का संरक्षण, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है बच्चों। तो ये आयोनाइजेशन वाली बात हो गई। रेडियो एक्टिविटी भी ऐसे है, रेडियो एक्टिविटी में ऐसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब टूटता है, न्यूक्लियर नाभिकीय फिजिक्स जब पढ़ोगे, भौतिकी ये पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आता है सम्मोहन जी? लैपटॉप हटा दो, चार्जिंग में हो गया फुल। नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया इसलिए बात बिगड़ गई। न्यूट्रॉन बच्चों कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में और पैदा कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। न्यूट्रॉन पे आपको पता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों? प्रोटॉन बन रहा है और बदले में एक इलेक्ट्रॉन दिया और साथ ही साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पैदा किया। ये आप न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये इक्वेशंस आपको दिखेगा, है ना, प्रोटॉन साइकिल, न्यूट्रॉन साइकिल आप इससे बोलते हैं। तो बच्चों न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है। तो देखिए न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल चार्ज है, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज है बच्चों उतना ही आवेश आपको राइट हैंड साइड में भी मिलेगा। यानी कि इधर पहले जीरो था, इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप, यहाँ भी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण हमेशा हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होता है। आप बेझिझक ये नियम लगा सकते हैं और किसी भी रासायनिक समीकरण को हमेशा हमेशा सही कर सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप में नहीं है बच्चों। पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनालिसिस, है ना, पेयर प्रोडक्शन और एनालिसिस प्रोसेस आप में नहीं है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मान लीजिए एक फोटान है, ये गामा रेज बताया जाता है, फोटान है बच्चों। जब हैवी न्यूक्लियस पे आके ये इंसिडेंट करवाएंगे, है ना, तो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन होता है, इसे बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इस घटना के लिए फोटान की ऊर्जा इतनी इतनी रखी जाती है। ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और ये भी आप भूल जाइए, ये हट गया है सिलेबस से। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि किसके बेसिस पर आप चार्ज को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला किसी वस्तु पर 1 कूलाम का चार्ज है, हमने बोला किसी वस्तु के पास 1 कूलाम का चार्ज है, आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। ठीक है, कैसे आप निकाल लेंगे, क्या तरीका आप अप्लाई करेंगे? तो बच्चों इसके लिए एक रूल होता है जिसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड बोलते हैं। यानी कि कोई भी आवेश किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो हमेशा हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त? क्वांटा या क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो हमेशा हमेशा n का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज की संख्या क्या है इंटू ई हो जाएगा। ई का मतलब हमने पीछे बताया, ई बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, किसमें? ई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि किसी भी वस्तु पर कितना चार्ज है, कितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है या आवेशों की संख्या क्या है बच्चों। इसको पढ़ देते हैं। चार्ज किसी भी मान के बजाय केवल अलग अलग मान हो सकते हैं। ये बकवास बातें हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा अभी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये नीचे वाली बात देख लीजिए, किसी भी वस्तु पर आवेश ई द्वारा निरूपित आवेश के मूल इकाई का अभिन्न गुणज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, जरा देखिएगा। हम इस चीज़ को थोड़ा एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। मान लीजिए बच्चों आपके पास सोडियम एटम था, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने पीछे देखा था कि इसके पास चार्ज कितना आया, तो आप लिखते हैं चार्ज ऑन सोडियम एटम, आवेश क्या है भैया Na+ पे। तो बच्चों ये हमारा आया था +E आया था। +E कैसे आया था आपको पता होना चाहिए कि इसके पास पहले 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों इसने, तो इसके पास 11 प्रोटॉन बचा है और क्या बचा है 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यहाँ से जब हमने जोड़ घटा के इसको निकाला तो +E आया था बच्चों। यानी कि जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास MgO मैग्नीशियम हो, ये इसके पास ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा बच्चों किसी रिएक्शन में, अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसी रिएक्शन में बच्चों, अगर अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो आप कहते हैं भैया इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपना रिलीज करा है। यहाँ पे इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, यहाँ पे इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है बच्चों।
और ऐसे ही आपके पास अगर नाइट्रोजन हो जाए आ गया, मान लीजिए नाइट्रोजन आ गया बच्चों, ये आ गया N प्लस प्लस प्लस, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं N+3। इसने बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ा, तब आपने बोला कि अच्छा इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इसको आप ऐसे लिखते हैं N+3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं बच्चों आप। इसका मतलब अगर कोई वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 देगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है अच्छे से। ये आपको क्या नियम, ये जो चार्ज इज क्वांटाइज, ये आपको नियम क्या सिखाता है कि कोई भी वस्तु हमेशा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, या तो 1 करेगा, या तो 2 करेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 1000, या तो 1 लाख, या तो 1 करोड़, यानी कि हमेशा हमेशा पूर्णांक में होगा। क्या होगा बच्चों, नंबर जो होगा हमेशा कोई इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, या तो 2 करेगा, या तो 3 करेगा, तो 4 करेगा। क्या कहीं आप सोच सकते हैं आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्या गुरुजी? क्या सोडियम आधा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा? आप कहेंगे नहीं देगा, या तो 1 देगा या तो कुछ नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल, समझ में आ गया? तो चार्ज कभी भी, आवेश कभी भी, या इलेक्ट्रॉन कभी भी बच्चों जब जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएगा। तो इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं आवेश क्वांटाइज्ड है, या चार्ज इज क्वांटाइज अंग्रेजी में बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यही यहां पे लिखा है कि अभिन्न गुणज होना चाहिए किसका? ई का। क्लियर है? चार्ज की मूल इकाई या क्वांटा या चार्ज का न्यूनतम स्थानांतरणीय मूल्य बराबर क्या है भैया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन पे बच्चों कम से कम चार्ज आ रहा, किसने? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। तो चार्ज ऑन सोडियम प्लस आयन बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस ई हो जाएगा। प्लस ई का मतलब हो गया 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि बच्चों जो सोडियम पे चार्ज आएगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। क्लियर है? अब किसी ने बोला यार यहाँ पे मैग्नीशियम जो Mg+2 आया है बच्चों, Mg+2 आया है, इस पे चार्ज कितना आ गया ये बताओ गुरुजी। बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है अपना, तो आप कहेंगे भैया 2 × क्योंकि इसने 2 दिया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ प्लस चार्ज लगा देंगे, यहाँ पॉजिटिव ऐसे लगा देंगे बच्चों। तो इस पे चार्ज कितना आ गया? Mg2+ पे 2e आ गया बच्चों। e का मतलब होता है, यहाँ प्लस लगा दीजिए, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो गया बच्चों। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो + 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आ गया मेरे भाई। समझ में आया? Mg+2 का मतलब हो गया +2.3 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। कोई सोडियम पे पूछ लिया कि अगर इस पे 3 था, यानी कि N+3 है बच्चों, इस पे किसी ने पूछ लिया चार्ज बता दो गुरुजी, क्या करोगे आप? क्या करोगे बच्चों? N+3 पे जो चार्ज आया, चार्ज ऑन, ये इसको ऐसे लिख दें, चार्ज ऑन Mg+2, चार्ज ऑन नाइट्रोजन +3, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 16 अगर होगा तो 48 हो जाएगा, लेकिन 16 नहीं है, 1.6 है बच्चों बेटा, तो ये हो जाएगा +4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो ये आ गया आपका सोडियम पे, सॉरी नाइट्रोजन पे N3+ पे कितना चार्ज होगा? +4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। यानी कि हम देख रहे हैं, एक था तो +E, 1 से गुणा किया आपने E में, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था बच्चों तो 2 से गुणा किया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 3 से E में गुणा हो रहा है। ऐसे जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों E में, तो आपको पता चल जाएगा कितने चार्ज पार्टिकल या कितने आवेश के कण या आवेश, कितने आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किए गए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किए गए हैं। क्लियर है ना? तो Q बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? +-Ne हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +Ne लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो -Ne लिख देंगे। ठीक है ना? n की वैल्यू ये वाली हो सकती है। अगर 0 चार्ज है तो n का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, या तो लिया है या तो दिया है। 0 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो 0 चार्ज आएगा, 1 देगा तो ये आएगा, 2 देगा तो ये आएगा, 3 देगा तो ये आएगा, n देगा तो ये आएगा, बात खत्म।
ये नियम समझ में आ गया भाई? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों, सवाल बहुत मिलते हैं इस पे। ओके, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद यहाँ पे मैं करवा दूँ, फिर ये सवाल करवाऊँगा मैं आपसे, है ना। ये आपका पहला लेक्चर आज कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चों अगर किसी ने पूछा आपसे कि 1 कूलाम में कितना चार्ज होगा ये बताओ, तो बच्चों चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कि अगर किसी वस्तु पर बच्चों 1 कूलाम का चार्ज आया, वो भी पॉजिटिव, तो उस वस्तु ने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा, कितना स्थानांतरित किया होगा इलेक्ट्रॉन को, ये पूछेगा आपसे। नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, चार्ज हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। हमने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए एक वस्तु का नाम ए है, ए के ऊपर बच्चों कितना चार्ज आया है, +1 कूलाम का चार्ज आया है। किसी ने आपसे अगर पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि इस ए ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, ए से कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो आप कहेंगे भैया इस पे 1 कूलाम चार्ज आया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो +Ne लिख देंगे। प्लस को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी नंबर आप हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो +Ne वाला फार्मूला लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ 1 कूलाम बराबर लिखेंगे +Ne, यानी कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया। सो n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 कूलाम डिवाइडेड बाई ई। ई का मान कितना है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम ने कूलाम को खा लिया बच्चे। अब इसको देखो बच्चों, ये 10⁻⁻19 नीचे है बच्चों, ये जब ऊपर जाएगा तो ये धन हो जाएगा, ये पावर, ये जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये धन हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आएगा 1 × 10⁻19 हो गया बच्चों, और 1.6 नीचे हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम का चार्ज है बच्चों, तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बच्चों दिया होगा। ये इस पे ये सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल पूछ लेते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये सब पूछ लिया जाता है कि बताओ 1 कूलाम का चार्ज आवा कौन वस्तु पे, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा अगर उस पर पॉजिटिव धनात्मक चार्ज रहा हो तो। या ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा बच्चों सवाल कि मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है जिस पे -1 कूलाम का चार्ज आया है, यानी कि आवेश कितना आया है, -1 कूलाम का। तो आपसे सिंपली पूछ लेगा कि उस पर कितना, उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया था, यानी कि आपने उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन दिया या उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्ट किया उसे बोल सकते हैं। तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि गुरुजी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन वो लिया होगा, तब -1 कूलाम का ऊपर आवेश आया होगा। ये सवाल कर लेते हैं बच्चों अब, ठीक है। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आवेश संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही कुछ एग्जाम्पल दिया था आपको कि किसी भी वस्तु पर बच्चों हमेशा जब चार्ज आएगा, या तो मतलब n का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा, n का मतलब हमेशा संपूर्ण पूर्णांक होगा। अगर किसी वस्तु पे किसी ने बोला कि क्या 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, क्या 1.6 इलेक्ट्रॉन कोई ले सकता है या दे सकता है, तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी, देगा तो हमेशा या तो 1 देगा या तो 2 देगा या तो 3 देगा। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका दिख रहा है, पहला ही विकल्प आपको दिखाई दे दिया है बच्चों, ये √3e दिया हुआ है। √3e का मतलब जानते हैं, √3 का बच्चों मान क्या होता है, √3 बराबर होता है 1.73 हो जाता है मेरे भाई। तो किसी वस्तु पर कभी भी √3e का चार्ज नहीं आएगा, √3e का बच्चों चार्ज किसी भी वस्तु पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है, ये √3e का मतलब क्या दिया है दोस्त, ये कह रहा है किसी वस्तु पर इस तरह का कोई चार्ज आ रहा है क्या, यानी कि कोई वस्तु कभी 1.73 या 1.73 इलेक्ट्रॉन देगा, आपका आंसर होना चाहिए नहीं देगा, ठीक है। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, इस सवाल का जवाब ये है। अच्छा बच्चों, ये कितना चार्ज आया है, हमने अभी पीछे कैलकुलेशन किया था
कि अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है तो इस पर कितना चार्ज आ जाता है, 3 गुणे 1.6 इंटू 10 पे घाते -19 कूलाम। इसको जब आप गुणा करेंगे बच्चों यही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई वस्तु ट्रांसफ़र करेगा या लेगा या देगा तो इस पर इस तरह से चार्ज आएगा, इसका गुणा करेंगे बच्चों यहाँ आएगा। और ये 1 कूलाम वाला भी हमने बता ही दिया आपको, 1 कूलाम वाला बता ही दिया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी तो पॉइंट में है तो क्या इहो बराबर है क्या इसके, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 पे घाते 18 है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हो 100 से, यहाँ 100 निकाल लो इसमें से, तो आप कहेंगे भैया 625 गुणे 10 पे घाते 16 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका होल नंबर है, ये तो पूर्णांक है ना, तो यहाँ पे ये पूर्णांक है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना आप, है ना, भ्रमित मत होना। ठीक है, पहला सवाल हो गया बच्चों। चलिए दूसरा सवाल देखें। अंग्रेजी में लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू मेक इट इलेक्ट्रीफाइड बाई 3.2 कूलाम ऑफ चार्ज। हिंदी में पढ़ते हैं, किसी वस्तु को 3.2 कूलाम का आवेश द्वारा विद्युतीकृत करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु है ए से कितना इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन Ne मैंने मान लिया, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ताकि इस वस्तु पे बच्चों जो चार्ज आए कितना है, +3.2 कूलाम का चार्ज आए। तो वही वाला नियम लगाएंगे जो पीछे लगाए हैं, बहुत आसान है भैया। ये हमारे पास चार्ज है Q, ये Q का मान दिया हुआ है 3.2 कूलाम। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था भैया, चार्ज इज क्वांटाइज पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था, यानी कि कोई वस्तु हो उस पर चार्ज हमेशा कुछ ऐसे आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +Ne आएगा, नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो -Ne आ जाएगा। तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों, N इंटू E लिख देंगे। Q की वैल्यू क्या है दोस्त, 3.2 कूलाम है, N का वैल्यू हमको निकालना है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है मेरे भाई। कूलाम ने कूलाम को खा लिया। सो N बराबर आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को यहर ले आओ, नीचे डिवाइड हो जाएगा ये, तो बच्चों ये 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है बच्चों, यही आएगा। और जब कोई पे किसी नंबर पे पावर नेगेटिव होता है मेरे भाई, इसको बच्चों आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये जो घात है इस पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो इस पर जो पावर है, जो घात हो कैसा हो जाएगा, घात कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, हैं एक डिवाइड कर दो तो देखो 1.6 में बच्चों 2 से गुणा करोगे तो 3.2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा आंसर 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, सो N बराबर क्या आ गया बच्चों, 2 गुणे 10 पे घाते 19। जब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवा भैया तो कितना चार्ज आई तोरे लिए, 3.2 कूलाम का चार्ज आई। आवेश कितना आएगा, 3.2 कूलाम का आवेश आएगा। जवाब 2 इंटू 10⁻19, यानी कि 2 गुणे 10 पे घाते 19 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करोगे तो 3.2 कूलाम का चार्ज आवेशित हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड। हिंदी में पढ़ देते हैं, हमको तो अंग्रेजी आता ही है। किसी वस्तु से प्रति सेकेंड 10 पे घाते 10 अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित का मतलब हो गया भैया निकल रहे हैं, है ना। तो कितने समय बाद वस्तु पर 8 माइक्रोकूलाम का आवेश प्राप्त कर लेगा, यानी कि वस्तु कितने समय बाद 8 माइक्रोकूलाम का आवेश प्राप्त कर लेगा। अल्फा कण के बारे में जानते हो दोस्त, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा पार्टिकल उसे बोलते हैं, या अल्फा कण आप बोल दीजिए। अंग्रेजी में अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हिंदी में कण बोलते हैं इसको। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है भैया, एक हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है उसे अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस क्या हो गया भैया, जिसके पास 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो उसको आप अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन हो, प्रोटॉन कितने हो बच्चों, प्रोटॉन जिसके पास 2 हों
और न्यूट्रॉन के करे कितना हो, कितना न्यूट्रॉन बच्चों कितना हो, 2 हो। एक लिखे कोनो एक ऐसा कण जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसे बोल दिया जाता है अल्फा कण। यानी कि अगर हीलियम का न्यूक्लियस नाभिक आप ले लें तो आपको वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, अल्फा कण कहलाएगा। इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा यार, प्रोटॉन पे चार्ज हमने पीछे बताया था, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये कितना होता है बच्चों, E के बराबर होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, E के बराबर होता है। अब ये लिखा क्या है, अगर किसी वस्तु पर प्रति सेकेंड, अगर किसी वस्तु से प्रति सेकेंड 10⁻10 अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो कितने समय बाद इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, 8 माइक्रोकूलाम का आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, करंट का फार्मूला हमने पीछे भी बताया था, चार्ज अपॉन टाइम। ये प्रति सेकंड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड, पर सेकंड दिया है। क्या दिया है बच्चों, प्रति सेकंड दिया है। तो ये थोड़ा सा ये वाला नियम लगा देंगे आप, I इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू चार्ज बराबर या आवेश बराबर क्या आएगा, आवेश बराबर आएगा करंट गुणे समय। समय का मतलब 1 सेकंड में अगर देखा जाए तो ये तो मैंने आपसे बता दिया। ये लिखा क्या है बच्चों, ये करंट का वैल्यू बेसिकली दिया हुआ है आपको, 10⁻10 अल्फा कण का मतलब होगा, एक अल्फा कण के पास बच्चों कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों, 2e चार्ज हो जाएगा। एक प्रोटॉन पे अगर 2e चार्ज है तो 10⁻10 प्रोटॉन पे टोटल चार्ज कितना आएगा बच्चों, इतना हो जाएगा। ये टोटल चार्ज हो गया। अब डिवाइड कर देंगे बच्चों 1 सेकंड से, 1 सेकंड से, प्रति सेकंड दिया है तो 1 सेकंड आप कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपसे ये समय पूछा है तो समय निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है भैया, Q/I कर देना है। यानी कि जो चार्ज यहाँ पे दिया है 8 माइक्रोकूलाम, डिवाइड कर देंगे बच्चों करंट से, तब आपको समय मिल जाएगा कितने समय बाद वस्तु पे 8 माइक्रोकूलाम का चार्ज आएगा। माइक्रो का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻6। ये जो चार्ज दिया हुआ है Q बराबर, इसको क्या लिखेंगे, 8 × 10⁻⁻6। थोड़ा सा इसको मिटाया जाए, फिर से लिखा जाए, पुनः लिखा जाए, 8 माइक्रोकूलाम का मतलब बच्चों क्या होता है, ये चार्ज 8 माइक्रोकूलाम का है। माइक्रो का मतलब होता है बच्चा -6, 10⁻⁻6 कूलाम। 8 माइक्रोकूलाम का मतलब हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो चार्ज की वैल्यू कितना दे दिया है बच्चों, चार्ज का मान, आवेश का मान दिया है 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 10⁻10 अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, ये 10⁻10 अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है बच्चों, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, या ये हो गया बच्चों नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है उसकी संख्या हो गई। एक अल्फा पार्टिकल पे बच्चों कितना चार्ज है, 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इसको याद कर लीजिए बच्चों, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, अल्फा कण पे जो चार्ज होगा उसकी संख्या बच्चों आएगी 2e आएगी। E का मतलब आपको पता है, E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये E का मान होता है। तो एक अल्फा कण पे जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। एक अल्फा कण पे चार्ज कितना होता है बच्चा, आवेश कितना होता है, 2e के बराबर होता है। और किसी ने पूछा यार अल्फा कण का मास कितना होता है, अल्फा कण का मास कितना है, यानी कि द्रव्यमान कितना होता है, ये बताओ। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा, द्रव्यमान ऑफ अल्फा कण या द्रव्यमान ऑफ अल्फा पार्टिकल या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बच्चों, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है यार, 4 गुना होता है, एक प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है बच्चों। मास ऑफ प्रोटॉन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻24 kg। ये आप याद रखिएगा, ये मास ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। तो जब हम 4 से गुणा कर देंगे आप बच्चों, तो मास ऑफ अल्फा कण मिल जाएगा, द्रव्यमान ऑफ
द्रव्यमान अल्फा कण का कितना होगा वो मिल जाएगा। 4 से इसी में गुणा कर देंगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ द्रव्यमान से मतलब नहीं है, हमें यहाँ आवेश से मतलब था। इस सवाल को करने के लिए आवेश निकालना जरूरी था। ये हमारा क्या है, जैसे 10⁻10 अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है बच्चों, चार्ज ऑन, ये जो पूरा संख्या दिया है टोटल चार्ज, क्यों लिखेंगे इसको, टोटल चार्ज बराबर, ये प्रति सेकेंड इजेक्ट कर रहा है, टोटल चार्ज बराबर ऐसे लिख देंगे 10⁻10 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। क्या लिखेंगे बच्चों, चार्ज ऑन अल्फा कण, है ना, यानी कि 10⁻10 गुणे एक अल्फा कण पे बच्चों 2e का चार्ज है, 2e हो गया, और ये चार्ज प्रति सेकेंड ये निकाल रहा है ना। एक वस्तु प्रति सेकेंड 10⁻10 अल्फा कण निकाल रहा है, तो उस पर टोटल चार्ज एक सेकेंड में कितना पैदा हो रहा है, इतना, जो हमने यहाँ पे लिखा है, और वही हमारा करंट कहलाएगा। करंट का मान क्या हो जाएगा, 10⁻10 गुणे 2 गुणे e, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे पहले यहाँ पे, I बराबर 10⁻10 इंटू 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम रख देंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में ये प्रति सेकेंड है, यहाँ देखिए 1 सेकेंड से डिवाइड भी करेंगे आप, 1 सेकेंड आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे मान रख देंगे बच्चों कितना, 10⁻10 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम प्रति सेकेंड। देखो बच्चों ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, और ये 10⁻10 है और यहाँ 10⁻−19 है। तो बच्चों 10⁻10 और 10⁻−19 एक का बोलते हैं बेस, अब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग ढूंढिएगा। ये 10 जो है यहाँ पे बेस है, अगर बेस बच्चों बराबर होता है तो जो घात होता है वो जुड़ जाता है आपस में, है ना। सो समय बराबर क्या हो गया मेरे भाई, समय बराबर क्या आएगा बच्चों, 8 गुणे 10⁻6 कूलाम, कूलाम से कूलाम कट गया था यार, फिर से मैं लिख दिया, कूलाम से कूलाम काटो, ये सेकंड आएगा। होए 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 होए, ये बच्चों नीचे क्या बचा है, 2 गुणे 1.6, और जब भैया हम बोले हैं बेस सेम होता है तो जो घात वात होता है पावर ओवर वो आपस में जुड़ जाता है। तो देखो 10⁻10 माइनस 19, और 19 में से 10 घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा 9, लेकिन ये 19 माइनस में है और 10 धन में, तो 10⁻−19 की जगह ये टोटल हो जाएगा 10⁻−9, और है देखो 8 और 2 से जब विभाजित करोगे 8 को तो यहाँ 4 आएगा मेरे भाई। तो बच्चों ये आया है 4/1.6, और बच्चों यहाँ पे बचा है 10⁻−9, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+9, ये आया है -6 इंटू 10⁻, क्या है ये ऊपर जाएगा बच्चों तो 10⁻+9 हो जाएगा। इसी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो समय पता चल जाएगा कितने देर बाद 8 माइक्रो कूलाम आएगा। कैसे सॉल्व कर लेंगे, सब कर दिखा, हाँ सब करना है गुरुजी। ये फिर से बेस सेम हो गया, 10⁻−6 गुणे 10⁻9 है, इसको जब बच्चों गुणा करेंगे आप तो ये आएगा 10⁻3, 10⁻3 आ गया, तो समय क्या आएगा यार, t बराबर, अच्छा 4 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे 10⁻3 का मतलब होता है 1000। आगे इसको कर देते हैं, समय की वैल्यू बच्चों क्या आया है 4/1.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ गया है, क्योंकि सेकेंड ऊपर चला गया था तो इतना आया है। इसको आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक 0 पर बढ़ा दूँ या ऐसे लिख दें तो ये जाएगा 2 तो पूरा जाएगा, तो ये 3.2 हो गया, 3.2 4 माइनस 3.2 मतलब 0.8 बच रहा है बच्चों, तो यहाँ दशमलव लगा दो, अब वो 8 हो गया, और 16 5 क्या होते हैं 80 होते हैं, तो ये 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। इतना समय बाद सवाल को जरा समराइज करते हैं। जो वस्तु है बच्चों 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड के बाद कितना चार्ज उसके पास आ जाएगा, पैदा कितना चार्ज हो जाएगा, 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज पैदा हो जाएगा, अगर वो हर सेकेंड में 10⁻10 अल्फा पार्टिकल को या अल्फा कण को
1 सेकंड में इतना इजेक्ट करता जा रहा है, यानी कि 1 सेकंड में कितना अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित कर रहा है, 10 पे घाते 10 अल्फा पार्टिकल को अगर उत्सर्जित करेगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2.5 इंटू 10 टू पावर 3 सेकेंड के बाद इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो यार, 2500 सेकेंड। घंटा में निकालना है तो इसको 3600 से डिवाइड कर दोगे तो घंटा पता चल जाएगा। अभी सेकेंड है ना, मिनट में अगर मिनट में निकाले को तो कोई 60 से डिवाइड करो, घंटा में निकालोगे तो 60 × 60 से डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कितने घंटे में। जैसे मान लो एक वस्तु हमने बोला था A है, सवाल क्या था कि अगर ये वस्तु 10 × 10 अल्फा पार्टिकल को 1 सेकंड में पर सेकंड ये निकाल रहा है, 1 सेकंड में या पर सेकंड, प्रति सेकंड ये इतना अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से निकाल रहा है, अल्फा पार्टिकल इतना निकाल रहा है, तो कितने देर बाद एक पास चार्ज 8 माइक्रोकूलाम का होएगा। इसका आंसर हमने निकाला है बच्चों, 2500 सेकेंड बाद इस बॉडी पे ए वस्तु पर 8 माइक्रोकूलाम का चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बच्चों हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। फर्स्ट लेक्चर आज हमारा फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ेंगे क्या होता है चालक और क्या होता है कुचालक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।